Hello everyone, this is Princey Sharma from Bright Start. Hey students, yesterday I have made a video of chapter number 11 and it was force, machine and energy. So in our previous video we have learnt only from the book, okay, till here. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कल के वीडियो में, ओके। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था। तो ये हमने बुक से पढ़ा था। अब मैंने कुछ पीपीटीज तैयार किए हुए हैं, आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। ये जो बल हैं उनके बारे में आप पीपीटी के थ्रू और अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स टेक अ लुक। ओके, तो ये देखिए मैंने पीपीटी बनाई है इसका, ठीक है। ये हम चलते हैं, ओके। देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स, मतलब अभी हमने जो बुक से पढ़ा था कि कितने प्रकार के फोर्सेस होते हैं, हमने पढ़ा था ना अपनी बुक से पहले। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कितने प्रकार के फोर्स होते हैं। तो हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, मैग्नेटिक बल, चुंबकीय बल, मस्कुलर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और बॉयंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इतनी तरह के बल को हमने कल डिटेल में बुक के थ्रू पढ़ा था, जितना भी बुक में दिया हुआ। अब हम उन्हीं बलों के बारे में पीपीटी से और अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे। देखिए, तो ये मैंने एक लिस्ट तैयार की है। देखिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कांटेक्ट, कांटेक्ट मतलब जब कोई वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है तो वो आपस में कांटेक्ट करती है। तो ऐसे ऐसे समय में जो बल अप्लाई होता है, जो फोर्स अप्लाई होता है, उन बलों के नाम है टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स, बॉयंट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है। एक्शन एट अ डिस्टेंस, मतलब जो एक वस्तु के दूसरी वस्तु से थोड़ी दूरी होने पर जो फोर्स काम करता है, जो फोर्स अप्लाई होता है, मतलब थोड़ी दूरी से ही फोर्स काम करता है दूरी पर, तो उसके टाइप्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इनके डिटेल्स पे चलते हैं। ओके, ठीक है, ये देखिए। तो कांटेक्ट फोर्स पे हम चलते हैं, जो कि डायरेक्ट टच में आने वाले फोर्स हैं। अब इसमें देखिए, पहले अप्लाइड फोर्स पढ़ेंगे। आपको फिगर में एक ये पर्सन दिखाई दे रहा है जो कि एक डेस्क को पुश कर रहा है। तो हम पढ़ते हैं अप्लाइड फोर्स में क्या है। एन अप्लाइड फोर्स इज अ फोर्स दैट इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय अ पर्सन और एन और अनोदर ऑब्जेक्ट। एक लगाया गया बल, मतलब अप्लाई करना, बल को लगाना। अप्लाइड फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि लगाया जाता है एक ऑब्जेक्ट पर, किसी व्यक्ति द्वारा या फिर किसी अन्य वस्तु द्वारा। मतलब लगाया गया बल वो बल कहलाता है जो एक वस्तु पर लगाया जाता है, या फिर किसी व्यक्ति द्वारा या फिर किसी अन्य वस्तु द्वारा। ठीक है। If a person is pushing a desk across the room, then there is an applied force acting upon the object. ठीक है। अगर एक कमरे में एक व्यक्ति एक डेस्क को धक्का दे रहा है, तो जो लगाया गया बल है वो डेस्क के मूवमेंट के तरह से काम करेगा। मतलब जब हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस वस्तु में मूवमेंट होता है। जैसे ये व्यक्ति अगर इस डेस्क को धक्का देगा तो ये क्या होगा, डेस्क मूव करेगी। तो जो बल है, बल के प्रभाव से क्या हुआ, इस डेस्क ने मूव करना शुरू किया। ठीक है। अप्लाइड फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द डेस्क बाय द पर्सन। मतलब जो लगाया गया बल है, जो कि व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल है डेस्क पर, तो उससे क्या हुआ, इसमें मूवमेंट हुआ। मतलब बल के
बल के प्रभाव से क्या प्रतिक्रिया हुई? मूवमेंट, मतलब डेस्क ने खिसकना शुरू कर दिया। तो ये एक अप्लाइड फोर्स की मतलब परिभाषा हो गई। ओके, नाउ नॉर्मल फोर्स मतलब जो सामान्य बल लगता है किसी वस्तु पर, उसके बारे में, मतलब फोर्स कई प्रकार के होते हैं। तो अभी एक लगाया गया बल क्या होता है वो मैंने समझा। अब नॉर्मल फोर्स समझिए कि सामान्य बल क्या है। नॉर्मल फोर्स इज द सपोर्ट फोर्स, ठीक है, exerted upon an object that is contact with another stable object। ओके, नॉर्मल फोर्स एक ऐसा सामान्य बल है, एक ऐसा सपोर्टिव फोर्स है जो कि एक वस्तु पर लगाया जाता है जो दैट इज इन कांटेक्ट विथ अनदर स्टेबल ऑब्जेक्ट, जो किसी स्थिर वस्तु के संपर्क में होती है। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स ऐसा एक सपोर्टिव फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, जो ऑब्जेक्ट जो है जिस पर लगाया जाता है वो अन्य एक स्थिर ऑब्जेक्ट के, मतलब जो हिल नहीं रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बुक इज रेस्टिंग अपॉन अ सरफेस, अगर किसी सतह पर एक किताब रखी हुई है, then the surface is exerting an upward force upon the book in order to support the weight of the book। मतलब जब एक किताब किसी सतह पर रखी हुई है तो वहां पर भी एक बल काम कर रहा है। वो बल किस तरफ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? वो सतह द्वारा किताब की ओर, ऊपर की ओर, मतलब जमीन पर किताब रखी है तो जो जमीन है, जो सतह है, वो किताब की दिशा में ऊपर की ओर एक बल को लगाती है। वो बल क्यों लगाया जाता है? ताकि वो किताब उस जमीन पर रखी रह सके। ठीक है, वो वेट के, उसके वेट को सपोर्ट करती है। ऑन ओकेशन अ नॉर्मल फोर्स इज एक्सर्टेड हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। मतलब सामान्यतः एक नॉर्मल फोर्स जो होता है, सामान्य बल जो होता है, वो हॉरिजॉन्टली लगता है। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच में जो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ अ पर्सन लीन्स अगेंस्ट अ वॉल, द वॉल पुशेस हॉरिजॉन्टली ऑन द पर्सन। अगर कोई व्यक्ति किसी दीवार के सहारे खड़ा है तो जो दीवार है, दीवार की जो सतह है, वो व्यक्ति के विरुद्ध एक बल लगाती, मतलब व्यक्ति की तरफ एक बल लगाती है जिसकी वजह से वो खड़ा हो पा रहा है। अब पिक्चर में देखिए, गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल सरफेस। ये लड़की कहाँ पर खड़ी हुई है? एक फ्लैट सरफेस पे, समतल जगह पर ये खड़ी हुई है। तो जो जगह है, जो जमीन है जिस पर वो खड़ी है, उस जमीन द्वारा हॉरिजॉन्टली, यानी उसके खड़े होने की दिशा के विपरीत, मतलब जो खड़ी है उसकी अपोजिट, ऊपर की ओर एक बल लग रहा है जिस वजह से वो लड़की उस सतह पर खड़ी हो पा रही है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कांटेक्ट फोर्स में टेंशन फोर्स मतलब तनाव, तनाव मतलब होता है खिंचना, किसी चीज का खिंचना, खिंचने से तनाव होता है, तनती हैं जो चीजें, तो ऐसे बल को टेंशन फोर्स कहते हैं। टेंशन फोर्स इज द फोर्स, ओके, दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्प्रिंग, रोप, केबल और वायर। टेंशन फोर्स एक ऐसा बल है जो कि ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जो जैसे कोई तार है, खींचने वाला तार है, या रस्सी है, या फिर केबल है, या फिर वायर है। तो जब उसको हम खींचते हैं तो फोर्स काम करता है। ठीक है, तो उसको टेंशन फोर्स कहते हैं। ओके, तो जैसे सपोज ये पिक्चर में एक लड़की जो है स्ट्रिंग को क्या कर रही, खींच रही है, तो जो दोनों एंड्स पर लग रहा है बल, वो एक टेंशन फोर्स है। टेंशन फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब जो टेंशन फोर्स होता है वो जो वायर है उसकी लंबाई की दिशा में होता है, एंड पुल्स इक्वली ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अपोजिट एंड ऑफ द वायर। मतलब दोनों
तरफ से खींचा जाता है, बराबर तरह से खींचा जाता है और दोनों छोरों से उसको बराबर खींचा जाता है। तो यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो है टेंशन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स नेक्स्ट इज फ्रिक्शन, मतलब घर्षण। घर्षण बल जो हमने किताब में पढ़ा, अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स exerted by a surface as an object moves across it or makes an effort to move across it। ओके, फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा बल है, फोर्स एक ऐसा बल है exerted by a surface, जो कि एक सतह द्वारा लगाया जाता है एक वस्तु पर, जो उसके दूसरी दिशा की तरफ जारी होती है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स ऑफन अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो घर्षण बल है, फ्रिक्शन, यहाँ पर देखिए, फ्रिक्शन फोर्स ऑफन अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो घर्षण बल होता है वो हमेशा जो गति है, किसी वस्तु की गति है, उसकी उल्टी दिशा में लगता है। जैसे ये रोल हो रहा है, ये देखिए एक व्हील है, अब इसको हम यहाँ से पुश कर रहे हैं, तो ये जो है पुश होने की वजह से व्हील आगे की ओर बढ़ेगा। अब ये बढ़ रहा है इस तरफ, तो ये जो सतह है, फ्रिक्शन रेजिस्ट रोलिंग, ठीक है, ये जो सतह दिख रही है आपको, ये इस पर ये रोल हो रहा है। तो जो ये सरफेस है जहाँ पर वो रोल हो रहा है, उससे क्या होगा, घर्षण हो रहा है, घर्षण बल लग रहा है। घर्षण बल जहाँ रोल हो रहा है, मतलब रोल आगे की ओर हो रहा है, तो जो घर्षण बल है वो उसकी दूसरी दिशा में, उसकी उल्टी दिशा में लगता है। ठीक है, ओके। इफ अ बुक स्लाइड्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ डेस्क, then the desk exert a friction force in the opposite direction of the motion। अगर कोई बुक जो है फिसल रही है, स्लाइड कर रही है, ठीक है, अक्रॉस द सरफेस, सरफेस के दूसरी तरफ में, ऑफ अ डेस्क, ठीक है, तो एक डेस्क पे बुक जो है दूसरी दिशा में फिसल रही, देन द डेस्क exerted a friction force in the opposite direction of the motion। तो जो डेस्क की सतह है वो बुक जिस दिशा में फिसल रही है उसकी उल्टी दिशा में वो बल लगाती है, जो कि फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, घर्षण बल जिसको कहते हैं। मतलब जो बुक है और डेस्क है उसके बीच में जहाँ वो टच हो रहे हैं, जहाँ वो एक दूसरे पे कांटेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, और जो घर्षण बल उत्पन्न होता है वो वस्तु की गति की विपरीत यानी कि उल्टी दिशा में लगता है। फ्रिक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम द टू सरफेस बीइंग प्रेस्ड टुगेदर क्लोजली। फ्रिक्शन लगने से, घर्षण बल लगने से दो जो सतह हैं वो क्या होती हैं, प्रेस होती हैं, आपस में एकदम सटके क्या होती है, प्रेस हो जाती हैं, कॉजिंग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सरफेस। यानी उनकी दोनों विभिन्न सतहों में जो इंटरमोलिकुल आणविक प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से वो फोर्स उत्पन्न होता है या पैदा होता है। ठीक है, तो मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, सतहों में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी अणु परमाणु होते हैं, तो उनमें इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो काम करता है दोनों सतहों के बीच में, जिससे घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो दैट इज फ्रिक्शन फोर्स एंड टेंशन फोर्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड इट इज हियर कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी हम कॉन्टैक्ट फोर्स के ही अलग अलग फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आपकी बुक में है वही फोर्स मैं आपको पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, नाउ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो जो टच में मतलब दो वस्तुएं जब एक दूसरे के टच में आती हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स उन पे अप्लाई होता है। ओके, तो ऐसा एक फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में द स्प्रिंग फोर्स इज द फोर्स exerted by a compressed or stretched spring upon the object that is attracted to it। एक स्प्रिंग बल वो बल है जो कि कंप्रेस करता है या खींचता है स्प्रिंग को, ठीक है, अपॉन एनी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को दैट इज अटैच टू इट, जो आपस में जुड़े होते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट कंप्रेसेस, an object that compresses or stretch a spring is always acted upon by a force that restores the object to its rest or equilibrium position। अर्थात एक वस्तु, ठीक है,
एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु एक स्प्रिंग को कंप्रेस करती है या उसको खींचती है, मतलब फैलाती है, तो ठीक है, तो उस पर हमेशा एक बल काम करता है, एक फोर्स काम करता है, जो जो वस्तु को उसकी वापस रेस्ट पोजीशन में, मतलब जिस पोजीशन में वो था, ठीक है, उस पर वापस लेकर आती है। तो उस पर कौन सा बल लगता है? स्प्रिंग फोर्स लगता है। यानी किसी वस्तु पर अगर किसी वस्तु जो वस्तु है जो स्प्रिंग को स्ट्रेच करती है, कंप्रेस करती है, तो उस पर एक बल काम कर रहा होता है जो स्प्रिंग फोर्स कहलाता है, जो बल उस वस्तु को वापस उसकी रेस्ट पोजीशन पर लेकर आता है। ओके, नाउ हियर इज द पिक्चर। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टेक्ट फोर्स के नीचे स्प्रिंग फोर्स, ये देखिए, द कंप्रेस्ड स्प्रिंग exerts a pushing फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये देखिए, कंप्रेस मतलब इसको प्रेस किया गया है, तो ये देखिए इसका दबा हुआ आपको दिख रही है, ये स्प्रिंग जो है प्रेस्ड है। ओके, अब इसको छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी? स्ट्रेच हो जाएगी। अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग एक्सर्ट्स अ पुलिंग फोर्सेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हमने इसको छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर हमने इसको प्रेस किया तो ये कंप्रेस हो गई। ओके, जब हमने इसको छोड़ा तो ये जो है स्ट्रेच हो गई। ठीक है, स्प्रिंग्स कम्स इन मेनी फॉर्म्स, कई फॉर्म्स में आती है। व्हेन डिफ्लेक्टेड दे पुश और पुल विद अ स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, जब डिफ्लेक्ट होते हैं तो पुश करते हैं या पुल करते हैं विद अ स्प्रिंग फोर्स, मतलब एक स्प्रिंग बल के साथ में। एयर रेजिस्टेंस फोर्स मतलब हवा प्रतिरोधी बल, मतलब जो बल हवा का प्रतिरोध करे, विरोध करे, उसको कहेंगे हवा प्रतिरोधी बल। अच्छा, अब द एयर रेजिस्टेंस is a special type of frictional force that acts upon objects as they travel through the air. हवा प्रतिरोधी बल एक ऐसा खास प्रकार का घर्षण बल है। ओके, कैसा है ये? हवा प्रतिरोधी भी एक बल जो है एक प्रकार का घर्षण बल है। ठीक है, जो ऐसी वस्तुओं पर काम करता है जो हवा में तैरती हैं। ठीक है, जो हवा में तैरती हैं। द force of air resistance is often observed to oppose the motion of an object। मतलब जो हवा प्रतिरोधी बल होता है वो ज़्यादातर ऐसी वस्तुओं पर लगता है जो गति कर रही होती हैं। ओके, जो तेजी से गति कर रही होती हैं। इट इज़ मोस्ट नोटिकेबल फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट ट्रेवल एट हाई स्पीड्स। मतलब ये बल ज़्यादातर तब लगता है जब वस्तुएं बहुत ही तेज स्पीड से ट्रेवल कर रही होती है, जैसे कि स्काई डाइवर। ये देखिए पिक्चर में आपको स्काई डाइवर दिख रहा है। ओके, और ये डाउन हिल स्कीयर, और फॉर ऑब्जेक्ट्स विथ लार्ज सरफेस एरिया, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका सरफेस एरिया जो है लार्ज होता है, बड़ा होता है। इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ मैन इज क्या कर रहा है? ये स्काई डाइविंग कर रहा है। देखिए ऊपर से जब हम एरोप्लेन से जब ये लोग पैराशूट लेके कूदते हैं, ओके, तो व्यक्ति सबसे पहले पैराशूट नहीं खोलता। जब वो गिरता है तो मतलब ऐसे फ्री फ्री हैंड टाइप का वो लोग जंप करते हैं। ये जंप करते हैं तो अपनी बॉडी को एकदम फ्री छोड़ देते हैं। अब जब इसने इसको अपनी बॉडी को फ्री छोड़ देते हैं तो बिल्कुल जस्ट गिरना है, मतलब धरती की दिशा में गिरना है, तो सारा वेट जो है बॉडी का वो नीचे की ओर आने लगता है। और यहाँ पर चारों वातावरण में हवा होती है, तो एक बल काम कर रहा होता है जो कि व्यक्ति की गति की दिशा, गति कहाँ है? धरती की दिशा की तरफ। एरोप्लेन से आदमी धरती की तरफ गिरेगा, है ना? तो जब वो जमीन पर गिर रहा होता है तो चूंकि वातावरण में हवा ही हवा होती है, तो वो जो हवा है वो एक एयर रेजिस्टेंस बल, हवा प्रतिरोधी बल का प्रयोग करती है व्यक्ति की गति की दिशा के विरुद्ध में। ओके, एट फर्स्ट देयर इज अ डाउनवर्ड्स अनबैलेंस्ड फोर्स द पर्सन एक्सलरेटेड। जब व्यक्ति गिर रहा है तो एक अनबैलेंस्ड, असंतुलित बल लग रहा है। ओके, आफ्टर अ वाइल द फोर्सेस बैलेंस, द पर्सन ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। थोड़ी देर बाद व्यक्ति की गति एक कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट मतलब ना बहुत तेज ना बहुत धीमी, एक फिक्स रेंज में
व्यक्ति गिरने लगता है, एक तरह से कांस्टेंट हो जाती है फोर्स, मतलब जो है बैलेंस हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, व्हेन द पैराशूट इज ओपन देयर इज अ बिग अपवर्ड्स अनबैलेंस्ड फोर्स, द पर्सन स्लोज डाउन। जब उसका पैराशूट खुल जाता है तो व्यक्ति नीचे की ओर धीरे 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 क्यों गिरता है, धड़ से नीचे क्यों नहीं गिर जाता, क्यों ऐसा होता है? तो रीज़न ये है कि जो हवा है वो किसी भी वस्तु की गति के विरुद्ध बल लगाती है, जो बल कहलाता है एयर रेजिस्टेंस फोर्स। उसी बल से व्यक्ति पैराशूट खोलने के बाद धीरे 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 धरती की सतह पर गिरता है। ऑल राइट, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है बीच में, बट अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो फोर्स की डिटेल आपको इसमें मिल रही हैं। ओके, नाउ ये सब हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में आगे है बॉयंट फोर्स, उछाल, मतलब उछलना, किसी चीज़ का उछलना होता है बॉयंट। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा पीपीटी बना रखा है और फिर आप इकट्ठा पढ़ोगे तो बोर होने लगोगे और कंफ्यूज होने लगोगे, मेन बात तो ये है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम बॉयंट पढ़ेंगे, जो कि हमने बुक में भी पढ़ा था अपनी। कहाँ है हमारी बुक, ये इधर उधर हो जाती है। अच्छा, ये देखिए बॉयंट फोर्स है ना, इसको हम लोग पीपीटी में जाकर पढ़ेंगे, जो और ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। ओके, आई होप आप लोग बोर नहीं होते हो। बोर होने जैसा कुछ नहीं है, इसको समझेंगे ना आप तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब बुक से थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगा, जो कि आपको इन फ्यूचर काम आएगा जब आप हायर क्लासेस में जाओगे। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, ये तो वही रोज़ रोज़ की लाइन है, पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय। ओके, स्टॉप कर देते हैं।